स्कूल से उसका मोह भंग हो गया था, वो पढ़ाई से ऊब चुका था। मैं उन विषयों को पढ़ने में इतना ज़्यादा समय क्यों बर्बाद करूं जो असल ज़िंदगी में मेरे कभी काम ही नहीं आएंगे। उसने विरोध किया। बिना सोचे विचारे ही मैंने जवाब दिया, क्योंकि अगर तुम्हारे अच्छे नंबर नहीं आए तो तुम कभी कॉलेज नहीं जा पाओगे। चाहे मैं कॉलेज जाऊं या ना जाऊं, उसने जवाब दिया, मैं अमीर बनकर दिखाऊंगा। अगर तुम कॉलेज से ग्रेजुएट नहीं हुए तो तुम्हें कोई अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। मैंने एक माँ की तरह चिंतित और आतंकित होकर कहा, बिना अच्छी नौकरी के तुम किस तरह अमीर बनने के सपने देख सकते हो। मेरे बेटे ने मुस्कुराकर अपने सिर को बोरियत भरे अंदाज में हिलाया। हम ये चर्चा पहले भी कई बार कर चुके थे। उसने अपने सिर को झुकाया और अपनी आंखें घुमाने लगा। मेरी समझदारी भरी सलाह एक बार फिर उसके कानों के भीतर नहीं गई थी। हालांकि वो स्मार्ट और प्रबल इच्छा शक्ति वाला युवक था, परंतु वो नम्र और शालीन भी था। मम्मी, उसने बोलना शुरू किया और भाषण सुनने की बारी अब मेरी थी। समय के साथ चलिए, अपने चारों तरफ देखिए। सबसे अमीर लोग अपनी शिक्षा के कारण ही इतने अमीर नहीं बने हैं। माइकल जॉर्डन और मैडोना को देखिए। यहाँ तक कि बीच में ही हार्वर्ड छोड़ देने वाले बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट कायम किया। आज वो अमेरिका के सबसे अमीर व्यक्ति हैं और अभी उनकी उम्र भी 30 से 40 के बीच ही है। और उस बेसबॉल पिचर के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जो हर साल $40 लाख से ज़्यादा कमाता है, जबकि उस पर दिमागी तौर पर कमज़ोर होने का लेबल लगा हुआ है। हम दोनों काफ़ी समय तक चुप रहे। अब मुझे ये समझ आने लगा था कि मैं अपने बच्चे को वही सलाह दे रही थी जो मेरे माता पिता ने मुझे दी थी। हमारे चारों तरफ की दुनिया बदल रही थी, परंतु हमारी सलाह नहीं बदली थी। अच्छी शिक्षा और अच्छे ग्रेड हासिल करना अब सफलता की गारंटी नहीं रह गए थे, और हमारे बच्चों के अलावा ये बात किसी की समझ में नहीं आई थी। मम्मी, उसने आगे कहा, मैं डैडी और आपकी तरह कड़ी मेहनत नहीं करना चाहता। आपको काफ़ी पैसा मिलता है और हम एक शानदार मकान में रहते हैं जिसमें बहुत से कीमती सामान हैं। अगर मैं आपकी सलाह मानूंगा तो मेरा हाल भी आप ही की तरह होगा। मुझे भी ज़्यादा कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी ताकि मैं ज़्यादा टैक्स भर सकूं और कर्ज में डूब जाऊं। वैसे भी आज की दुनिया में नौकरी की सुरक्षा बची नहीं है। मैं ये जानता हूं कि छोटे और सही आकार की फर्म कैसी होती है। मैं ये भी जानता हूं कि आज के दौर में कॉलेज के ग्रेजुएट लोगों को कम तनख्वाह मिलती है, जबकि आपके ज़माने में उन्हें ज़्यादा तनख्वाह मिला करती थी। डॉक्टरों को देखिए, वो अब उतना पैसा नहीं कमाते जितना पहले कभी कमाया करते थे। मैं जानता हूं कि मैं रिटायरमेंट के लिए सामाजिक सुरक्षा या कंपनी पेंशन पर भरोसा नहीं कर सकता। अपने सवालों के मुझे नए जवाब चाहिए। वो सही था, उसे नए जवाब चाहिए थे, और मुझे भी। मेरे माता पिता की सलाह उन लोगों के लिए सही हो सकती थी जो 1945 के पहले पैदा हुए थे, पर यह उन लोगों के लिए विनाशकारी साबित हो सकती थी जिन्होंने तेज़ी से बदल रही दुनिया में जन्म लिया था। अब मैं अपने बच्चों को ये सीधी सी बात नहीं कह सकती थी कि स्कूल जाओ, अच्छे ग्रेड हासिल करो और किसी सुरक्षित नौकरी की तलाश करो। मैं जानती थी कि मुझे अपने बच्चों की शिक्षा को सही दिशा देने के लिए नए तरीकों की खोज करनी होगी। एक माँ और एक अकाउंटेंट होने के नाते मैं इस बात से परेशान थी कि स्कूल में बच्चों को धन संबंधी शिक्षा या वित्तीय शिक्षा नहीं दी जाती। हाई स्कूल खत्म होने से पहले ही आज के युवाओं के पास अपना क्रेडिट कार्ड होता है। ये बात अलग है कि उन्होंने कभी धन संबंधी पाठ्यक्रम में भाग नहीं लिया होता है, और उन्हें यह भी नहीं पता होता कि इसे किस तरह निवेश किया जाता है। और इस बात का ज्ञान तो दूर की बात है कि क्रेडिट कार्ड पर चक्रवृद्धि ब्याज की गणना किस तरह की जाती है। इसे आसान भाषा में कहें तो उन्हें धन संबंधी शिक्षा नहीं मिलती, और ये ज्ञान भी नहीं होता कि पैसा किस तरह काम करता है। इस तरह वो उस दुनिया का सामना करने के लिए कभी तैयार नहीं हो पाते जो उनका इंतज़ार कर रही है। एक ऐसी दुनिया जिसमें बचत से ज़्यादा खर्च को महत्व दिया जाता है। जब मेरा सबसे बड़ा बेटा कॉलेज के शुरुआती दिनों में अपने क्रेडिट कार्ड को लेकर कर्ज में डूब गया, तो मैंने उसके क्रेडिट कार्ड को नष्ट करने में उसकी मदद की। साथ ही मैं ऐसी तरकीब भी खोजने लगी जिससे मेरे बच्चों में पैसे की समझ आ सके। पिछले साल एक दिन मेरे पति ने मुझे अपने ऑफिस से फ़ोन किया। मेरे सामने एक सज्जन बैठे हैं और मुझे लगता है कि तुम उनसे मिलना चाहोगी, उन्होंने कहा। उनका नाम रॉबर्ट कियोसाकी है। वो एक बिजनेसमैन और एक इन्वेस्टर हैं। वो एक एजुकेशनल प्रोडक्ट का पेटेंट करवाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि तुम इसी चीज़ की तलाश कर रही थी जिसकी मुझे तलाश थी। मेरे पति माइक रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा बनाए जा रहे उत्पाद कैश फ्लो से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने इसके परीक्षण में हमें बुलवा लिया। ये एक शैक्षणिक खेल था,
इसलिए मैंने स्थानीय विश्वविद्यालय में पढ़ रही अपनी 19 वर्षीय बेटी से भी पूछा कि क्या वो हमारे साथ चलेगी, और वो तैयार हो गई। इस खेल में हम लगभग 15 लोग थे जो 3 समूहों में विभाजित थे। माइक सही थे, मैं इसी तरह के शैक्षणिक उत्पाद की खोज कर रही थी। ये किसी रंगीन मोनोपोली बोर्ड की तरह लग रहा था जिसके बीच में एक बड़ा सा चूहा था, परंतु मोनोपोली से ये इस तरह अलग था कि इसमें 2 रास्ते थे, एक अंदर और दूसरा बाहर। खेल का लक्ष्य था अंदर वाले रास्ते से बाहर निकलना, जिसे रॉबर्ट चूहा दौड़ कहते थे, और बाहरी रास्ते पर पहुंचना या तेज रास्ते पर जाना। रॉबर्ट के मुताबिक तेज रास्ता हमें ये बताता है कि असल जिंदगी में अमीर लोग किस तरह पैसे का खेल खेलते हैं। रॉबर्ट ने हमें चूहा दौड़ के बारे में बताया। अगर आप किसी भी औसत रूप से शिक्षित, कड़ी मेहनत करने वाले आदमी की ज़िंदगी को देखें तो उसमें आपको एक सा ही सफ़र दिखेगा। बच्चा पैदा होता है, स्कूल जाता है, माता पिता खुश हो जाते हैं क्योंकि बच्चे को स्कूल में अच्छे नंबर मिलते हैं और उसका दाखिला कॉलेज में हो जाता है। बच्चा ग्रेजुएट हो जाता है और फिर योजना के अनुसार काम करता है। वो किसी आसान सुरक्षित नौकरी या करियर की तलाश करता है। बच्चे को ऐसा ही काम मिल जाता है। शायद वो डॉक्टर या वकील बन जाता है, या फिर वो सेना में भर्ती हो जाता है, या फिर वो सरकारी नौकरी करने लगता है। बच्चा पैसे कमाने लगता है, उसके पास थोक में क्रेडिट कार्ड आने लगते हैं, और अगर अब तक उसने खरीदारी करना शुरू नहीं किया है तो अब जमकर खरीदारी शुरू हो जाती है। खर्च करने के लिए पैसे पास में होते हैं तो वो उन जगहों पर जाता है जहाँ उसकी उम्र के ज़्यादातर नौजवान जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, डेटिंग करते हैं और कभी कभार शादी भी कर लेते हैं। अब ज़िंदगी में मज़ा आ जाता है क्योंकि आजकल पुरुष और महिलाएं दोनों नौकरी करते हैं। 2 तनख्वाहें बहुत सुखद लगती हैं। पति पत्नी दोनों को लगता है कि उनकी ज़िंदगी सफल हो गई है। उन्हें अपना भविष्य सुनहरा नज़र आता है। अब वो घर, कार, टेलीविज़न खरीदने का फैसला करते हैं, छुट्टियां मनाने कहीं चले जाते हैं और फिर उनके बच्चे हो जाते हैं। बच्चों के साथ उनके खर्चे भी बढ़ जाते हैं। खुशहाल पति पत्नी सोचते हैं कि ज़्यादा पैसा कमाने के लिए अब उन्हें ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। उनका करियर अब उनके लिए पहले से ज़्यादा मायने रखता है। वो अपने काम में ज़्यादा मेहनत करने लगते हैं ताकि उन्हें प्रमोशन मिल जाए और उनकी तनख्वाह बढ़ जाए। तनख्वाह बढ़ती है पर उसके साथ ही दूसरा बच्चा पैदा हो जाता है। अब उन्हें एक बड़े घर की ज़रूरत महसूस होती है। वो नौकरी में और ज़्यादा मेहनत करते हैं, बेहतर कर्मचारी बन जाते हैं और ज़्यादा मन लगाकर काम करने लगते हैं। ज़्यादा विशेषज्ञता हासिल करने के लिए वो एक बार फिर से किसी स्कूल में जाते हैं ताकि वो ज़्यादा पैसे कमा सकें। हो सकता है कि वो दूसरा काम भी खोज लें। उनकी आमदनी बढ़ जाती है, परंतु उस आमदनी पर उन्हें इनकम टैक्स भी चुकाना पड़ता है। यही नहीं, उन्होंने जो बड़ा घर खरीदा है उस पर भी टैक्स देना होता है। इसके अलावा उन्हें सामाजिक सुरक्षा का टैक्स तो चुकाना ही है। और इस तरह बहुत से टैक्स चुकाते चुकाते उनकी तनख्वाह ही चुक जाती है। वो अपनी बढ़ी हुई तनख्वाह लेकर घर आते हैं और हैरान होते हैं कि इतना सारा पैसा आखिर कहाँ चला जाता है। भविष्य के लिए बचत के हिसाब से वो कुछ म्यूचुअल फंड भी खरीद लेते हैं और अपने क्रेडिट कार्ड से घर का किराना आदि खरीदते हैं। उनके बच्चों की उम्र 5 या 6 साल हो जाती है। ये चिंता भी उन्हें सताने लगती है कि बच्चों के कॉलेज की शिक्षा के लिए भी बचत जरूरी है। इसके साथ ही उन्हें अपने रिटायरमेंट के लिए पैसा बचाने की चिंता भी सताने लगती है। 35 साल पहले पैदा हुए ये खुशहाल दंपत्ति अब अपनी नौकरी के बाकी दिन चूहा दौड़ में फंसकर बिताते हैं। वो अपनी कंपनी के मालिकों के लिए काम करते हैं, सरकार को टैक्स चुकाने के लिए काम करते हैं और बैंक में रखी अपनी गिरवी संपत्ति तथा क्रेडिट कार्ड के कर्ज को चुकाने के लिए काम करते हैं। फिर वो अपने बच्चों को ये सलाह देते हैं कि उन्हें मन लगाकर पढ़ना चाहिए, अच्छे नंबर लाने चाहिए और किसी सुरक्षित नौकरी की तलाश करनी चाहिए। वो पैसों के बारे में कुछ भी नहीं सीखते और इसीलिए वो जिंदगी भर कड़ी मेहनत करते रहते हैं। ये प्रक्रिया पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। इसे ही चूहा दौड़ कहते हैं। चूहा दौड़ से निकलने का एक ही तरीका है और वो ये है कि आप अकाउंट्स और इन्वेस्टमेंट दोनों क्षेत्रों में निपुण हो जाएं। दिक्कत ये है कि इन दोनों विषयों को ही बोरिंग और कठिन माना जाता है। मैं खुद एक CPA हूँ और मैंने बेगेट अकाउंटिंग फर्म के लिए काम किया है। मुझे ये देखकर ताज्जुब हुआ कि रॉबर्ट ने इन दोनों बोरिंग और कठिन विषयों को सीखना कितना रोचक, सरल और रोमांचक बना दिया था। सीखने की प्रक्रिया इतनी अच्छी तरह से छुपा ली गई थी कि जब हम चूहा दौड़ से बाहर निकलने के लिए जी जान लगा रहे थे तो हमें ये ध्यान ही नहीं रहा कि हम कुछ सीख रहे थे। शुरू में तो हम एक नए शैक्षणिक खेल का परीक्षण कर रहे थे, परंतु जल्दी ही इस खेल में मुझे और मेरी बेटी को मज़ा आने लगा। खेल के दौरान हम दोनों ऐसे विषयों पर बात कर रहे थे जिनके बारे में हमने पहले कभी बातें नहीं की थी।
एक लेखपाल होने के कारण इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट से जुड़ा खेल खेलने में मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। मैंने खेल के नियम और इसकी बारीकियां समझाने में अपनी बेटी और दूसरे लोगों की मदद भी की। उस रोज़ मैं चूहा दौड़ में सबसे पहले बाहर निकली और केवल मैं ही बाहर निकल पाई। बाहर निकलने में मुझे 50 मिनट का समय लगा। हालांकि खेल लगभग 3 घंटे चला। मेरी टेबल पर एक बैंकर बैठा था, इसके अलावा एक व्यवसायी था, एक कंप्यूटर प्रोग्रामर भी था। मुझे ये देखकर हैरत हुई कि इन लोगों को अकाउंटिंग या इन्वेस्टमेंट के बारे में कितनी कम जानकारी है, जबकि ये विषय उनकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अहमियत रखते हैं। मेरे मन में ये सवाल भी उठ रहा था कि वो असल ज़िंदगी में अपने पैसे धेले के कारोबार को कैसे संभालते होंगे। मैं ये समझ सकती थी कि मेरी 19 साल की बेटी क्यों नहीं समझ सकती, पर ये लोग तो उससे दुगनी उम्र के थे और उन्हें ये बातें समझ में आनी चाहिए थी। चूहा दौड़ से बाहर निकलने के बाद मैं 2 घंटों तक अपनी बेटी और इन शिक्षित अमीर वयस्कों को पासा फेंकते और अपना बाजार फैलाते देख रही थी। हालांकि मैं खुश थी कि ये लोग कुछ नया सीख रहे थे, लेकिन मैं इस बात से बहुत परेशान और विचलित भी थी कि वयस्क लोग सामान्य अकाउंटिंग और इन्वेस्टमेंट के मूलभूत बिंदुओं के बारे में कितना कम जानते थे। उन्हें अपनी इनकम स्टेटमेंट और अपनी बैलेंस शीट के आपसी संबंध को समझने में ही बहुत समय लगा। अपनी संपत्ति खरीदते और बेचते समय उन्हें ध्यान ही नहीं रहा कि हर सौदे से उनकी महीने की आमदनी पर असर पड़ रहा है। मैंने सोचा असल ज़िंदगी में ऐसे करोड़ों लोग होंगे जो पैसों के लिए सिर्फ इसलिए परेशान हो रहे हैं क्योंकि उन्होंने ये दोनों विषय कभी नहीं पढ़े। मैंने मन में सोचा भगवान का शुक्र है कि हमें मज़ा आ रहा है और हमारा लक्ष्य खेल में जीतना है। जब खेल खत्म हो गया तो रॉबर्ट ने 15 मिनट तक कैश फ्लो पर चर्चा करने और इसकी समीक्षा करने के लिए कहा। मेरी टेबल पर बैठा व्यवसायी खुश नहीं था, उसे ये खेल पसंद नहीं आया था। मुझे ये सब जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसने ज़ोर से कहा। मेरे पास इन सब के लिए अकाउंटेंट, बैंकर और वकील हैं जिन्हें ये सब मालूम है। रॉबर्ट का जवाब था, क्या आपने गौर किया है कि ऐसे बहुत से अकाउंटेंट हैं जो अमीर नहीं हैं, और यही हाल बैंकर्स, वकीलों, स्टॉक ब्रोकर्स और रियल एस्टेट ब्रोकर्स का भी है। वो बहुत कुछ जानते हैं और प्रायः वो लोग स्मार्ट होते हैं, परंतु उनमें से ज़्यादातर अमीर नहीं होते, क्योंकि हमारे स्कूल में हमें वो सब नहीं सिखाते जो अमीर लोग जानते हैं। इसलिए हम इन लोगों से सलाह लेते हैं। परंतु एक दिन जब आप किसी हाईवे पर कार से जाते हैं, आप ट्रैफिक जाम में फंस जाते हैं, आप बाहर निकलने के लिए झटपटाते हैं। जब आप अपनी दाईं तरफ देखते हैं तो वहाँ आप देखते हैं कि आपका अकाउंटेंट भी उसी ट्रैफिक जाम में फंसा हुआ है, और आप अपनी बाईं तरफ देखते हैं तो आपको वहाँ अपना बैंकर भी उसी हाल में नज़र आता है। इससे आपको हालात का अंदाज़ा हो जाएगा। कंप्यूटर प्रोग्रामर भी इस खेल से प्रभावित नहीं हुआ था। उसने कहा, ये सीखने के लिए मैं सॉफ्टवेयर खरीद सकता हूँ। हाँ, बैंकर ज़रूर प्रभावित हुआ था। उसने कहा, मैंने स्कूल में अकाउंटिंग सीखी थी, परंतु मैं अब तक ये नहीं समझ पाया था कि इसे असल ज़िंदगी में किस तरह काम में लाया जाए। अब मैं समझ गया हूँ। मुझे चूहा दौड़ से बाहर निकलने के लिए खुद को तैयार करने की ज़रूरत है। परंतु मेरी पुत्री के विचारों से मैं ज़्यादा रोमांचित हुई। उसने कहा, मुझे सीखने में बड़ा मज़ा आया। मैंने इस बारे में बहुत कुछ सीखा कि पैसा असली में किस तरह काम करता है और इसका निवेश किस तरह करना चाहिए। फिर उसने आगे कहा, अब मैं जानती हूँ कि मैं अपने काम करने के लिए किस तरह का व्यवसाय चुनूँ, और ये व्यवसाय चुनने का कारण नौकरी की सुरक्षा, उससे मिलने वाले फ़ायदे या तनख्वाह नहीं होंगे। अगर मैं इस खेल में सिखाई जाने वाली बातें सीख जाती हूँ तो मैं कुछ भी करने के लिए आज़ाद हूँ, और वो सीखने के लिए आज़ाद हूँ जो मैं दिल से सीखना चाहती हूँ। अभी तक मुझे उस चीज़ को सीखना पड़ता था जिससे मुझे नौकरी पाने में मदद मिले। अगर मैं ये खेल सीख जाती हूँ तो मुझे नौकरी की सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा की चिंता नहीं होगी, जैसा कि मेरी बहुत सी सहेलियों को होती है। खेल खत्म होने के बाद मुझे रॉबर्ट से बात करने के लिए ज़्यादा समय नहीं मिला। हमने उनकी योजना पर आगे बातें करने के लिए बाद में मिलने का फैसला किया। इतना तो मैं जानती थी कि इस खेल के बहाने रॉबर्ट ये चाहते थे कि लोगों में पैसे की बेहतर समझ विकसित हो। यही कारण था कि मैं उनकी योजनाओं के बारे में ज़्यादा जानने के लिए उत्सुक थी। मेरे पति और मैंने रॉबर्ट और उनकी पत्नी के साथ अगले हफ्ते डिनर मीटिंग रख ली। हालांकि ये हमारा पहला सामाजिक मेल जोल था, फिर भी हमें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हम एक दूसरे को बरसों से जानते हों। हमने पाया कि हमें बहुत सी बातें एक जैसी हैं। हमने बहुत से विषयों पर बातें की, खेलों, नाटकों, रेस्तराओं और सामाजिक आर्थिक विषयों पर। हमने बदलती हुई दुनिया के बारे में भी बातें की। हमने इस मुद्दे पर बहुत समय तक विचार किया
कि ज़्यादातर अमेरिकी कैसे अपने रिटायरमेंट के लिए बहुत कम पैसा बचा पाते हैं या बिल्कुल भी नहीं बचा पाते। हमने सामाजिक सुरक्षा और मेडिकेयर की लगभग दिवालिया हालत पर भी विचार किया। क्या हमारे बच्चों को 7.5 करोड़ वृद्ध लोगों के रिटायरमेंट के लिए टैक्स चुकाना होगा? हम हैरान थे कि लोग पेंशन योजना के भरोसे बैठकर कितना बड़ा खतरा मोल ले रहे हैं। रॉबर्ट की एक सबसे बड़ी चिंता ये थी कि अमीरों और गरीबों के बीच का फासला लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसा ना सिर्फ अमेरिका में हो रहा है बल्कि पूरी दुनिया में हो रहा है। रॉबर्ट स्वशिक्षित और स्वनिर्मित व्यवसायी थे। वो दुनिया भर में निवेश कर चुके थे और 47 वर्ष की उम्र में रिटायर होने में सफल हो गए थे। वो काम इसलिए कर रहे थे क्योंकि उन्हें भी वही चिंता थी जो मुझे अपने बच्चों को लेकर सता रही थी। वो जानते हैं कि दुनिया बदल चुकी है, परंतु इसके बावजूद शिक्षा पद्धतियाँ बिल्कुल भी नहीं बदली थी। रॉबर्ट के अनुसार बच्चे सालों तक दकियानूसी शिक्षा पद्धति में अपना समय गुजारते हैं और ऐसे विषय पढ़ते हैं जो उनके जीवन में कभी भी कहीं भी काम नहीं आने वाले हैं, और वो ऐसी दुनिया के लिए तैयारी करते हैं जिसका अब नामो निशान भी नहीं बचा है। आज आप किसी भी बच्चे को जो सबसे खतरनाक सलाह दे सकते हैं वो ये है कि स्कूल जाओ, अच्छे नंबर लाओ और कोई सुरक्षित नौकरी ढूंढो। उन्होंने कहा ये पुरानी सलाह और एक ख़राब सलाह है। अगर आप देख सकते हैं कि एशिया, यूरोप, दक्षिण अमेरिका में क्या हो रहा है तो आप भी उतनी ही चिंतित होंगी जितना कि मैं। रॉबर्ट के अनुसार ये बुरी सलाह है, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का भविष्य आर्थिक रूप से सुरक्षित हो तो आप पुराने नियमों के सहारे नए खेल को नहीं खेल सकते। ये बहुत खतरनाक होगा। मैंने उससे पूछा कि पुराने नियमों से उसका क्या मतलब है, तो रॉबर्ट ने कहा मेरी तरह के लोग अलग तरह के नियमों से खेलते हैं और आपकी तरह के लोग पुराने नियमों की लीक पर ही चलते रहते हैं। उन्होंने कहा क्या होता है जब कोई कॉरपोरेशन स्टाफ कम करने की घोषणा करता है, लोगों को नौकरी से निकाल दिया जाता है, परिवार तबाह हो जाते हैं, बेरोजगारी बढ़ जाती है। हाँ, परंतु कंपनी पर इसका क्या असर पड़ता है, खासकर जब वो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में दर्ज हो। जब स्टाफ कम करने की घोषणा होती है तो स्टॉक की कीमत बढ़ जाती है। मैंने कहा जब कंपनी तनख्वाह का खर्च कम करती है तो बाजार इस बात को पसंद करता है, ऐसा चाहे स्टाफ कम करके किया जाए या कंप्यूटर के माध्यम से किया जाए। उन्होंने कहा आप ठीक कह रही हैं, और जब स्टॉक की कीमतें बढ़ती हैं तो मेरी तरह के लोग, यानी जिनके पास उस कंपनी के शेयर होते हैं, वो ज़्यादा अमीर हो जाते हैं। अलग तरह के नियमों से मेरा यही आशय था। कर्मचारी हारते हैं, मालिक और निवेशक जीतते हैं। रॉबर्ट कर्मचारी और मालिक के बीच के फ़र्क को समझा रहे थे। ये फ़र्क था अपनी किस्मत पर खुद अपना नियंत्रण होना या फिर अपनी किस्मत पर किसी दूसरे का नियंत्रण होना। परंतु ज़्यादातर लोग ये नहीं समझ पाते कि ऐसा क्यों होता है। मैंने कहा उन्हें लगता है कि ये ठीक नहीं है। इस पर रॉबर्ट का जवाब था इसीलिए तो बच्चों को ये कहना मूर्खता है कि अच्छी शिक्षा प्राप्त करो। ये सोचना मूर्खता है कि स्कूलों में दी जा रही शिक्षा से बच्चे उस दुनिया का सामना करने के लिए तैयार हो जाएंगे जिसमें वो कॉलेज के बाद पहुंचने वाले हैं। हर बच्चे को ज़्यादा शिक्षा की ज़रूरत है, एक अलग तरह की शिक्षा की, और उन्हें नए नियमों को भी जानने की ज़रूरत है, अलग तरह के नियमों को जानने की। धन के कुछ नियम होते हैं जिनसे अमीर लोग खेलते हैं और धन के कुछ और नियम होते हैं जिनसे बाकी 95% लोग खेलते हैं, और ये 95% लोग उन नियमों को अपने घर और अपने स्कूल में सीखते हैं। इसीलिए आजकल किसी बच्चे को ये कहना खतरनाक है कि मन लगाकर पढ़ो और अच्छी नौकरी खोजो। आज बच्चों को अलग तरह की शिक्षा की ज़रूरत है और आज की शिक्षा नीति उन्हें कुछ मूलभूत बातें नहीं सिखा पा रही है। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्लासरूम में कितने कंप्यूटर रखे हैं या स्कूल कितना पैसा खर्च कर रहे हैं। जब शिक्षा नीति में वो विषय ही नहीं है तो उसे किस तरह पढ़ाया जा सकता है। अब सवाल ये उठता है कि किस तरह माता पिता अपने बच्चों को वो सिखा सकते हैं जो वो स्कूल में नहीं सीख पाते। आप अपने बच्चे को अकाउंटिंग किस तरह सिखाते हैं? क्या इससे वो बोर नहीं हो जाते? और आप उन्हें किस तरह निवेश करना सिखाएंगे जब एक पालक के रूप में आप खुद निवेश के खतरे से डरते हैं? अपने बच्चों को सुरक्षित जीवन के लिए तैयार करने के बजाय मैंने ये बेहतर समझा कि उन्हें रोमांचक जीवन के लिए तैयार किया जाए। तो आप किस तरह किसी बच्चे को धन और उन सभी चीज़ों के बारे में सिखा सकते हैं जिन पर हमने अभी विचार किया है? मैंने रॉबर्ट से पूछा। हम किस तरह इसे माता पिता के लिए आसान बना सकते हैं, खासकर तब जब उन्हें खुद ही इसकी समझ ना हो? उन्होंने कहा इस विषय पर मैंने एक पुस्तक लिखी है। मैंने पूछा वो पुस्तक कहाँ है? मेरे कंप्यूटर में, ये बरसों से वहीं बिखरी पड़ी है। मैं कभी कभार उसमें कुछ बातें जोड़ देता हूँ, परंतु मैं आज तक उसे कभी इकट्ठा नहीं कर पाया। मैंने इस पुस्तक को तब लिखना शुरू किया था जब मेरी पहली पुस्तक बेस्ट सेलर हो गई थी।
परंतु मैं अभी तक अपनी नई पुस्तक को पूरा नहीं कर पाया हूँ। ये अभी भी खंडों में है और वो पुस्तक निश्चित रूप से खंडों में ही थी। उन बेतरतीब खंडों को पढ़ने के बाद मैंने ये फैसला किया कि पुस्तक निश्चित रूप से बेहतरीन थी और समाज में इसकी बहुत ज़रूरत थी, खासकर ऐसे समय में जब दुनिया तेज़ी से बदल रही थी। हम दोनों तत्काल इस निर्णय पर पहुँचे कि मैं रॉबर्ट की पुस्तक में सहलेखक बन जाऊं। मैंने उनसे पूछा कि उनके विचार से किसी बच्चे को कितनी वित्तीय शिक्षा की ज़रूरत होती है। उन्होंने कहा कि ये बच्चे पर निर्भर करता है। अपने बचपन में ही उन्होंने ये जान लिया था कि वो अमीर बनना चाहते थे और उन्हें एक ऐसे पिता स्वरूप व्यक्ति मिल गए थे जो अमीर थे और जो उनका मार्गदर्शन करने के इच्छुक भी थे। रॉबर्ट का कहना था कि शिक्षा ही सफलता की नींव है। जिस तरह स्कूल में सीखी गई बातें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, उसी तरह धन संबंधी समझ और बोलने की कला भी महत्वपूर्ण होती है। आगे की कहानी रॉबर्ट के 2 डैडियों के बारे में है, जिनमें से एक अमीर हैं और दूसरे गरीब। इनके जरिए रॉबर्ट उन रहस्यों को बताएंगे जो उन्होंने अपने जीवन में सीखे हैं। दोनों डैडियों के बीच का अंतर एक खास बात उजागर करता है। इस पुस्तक को मैंने बढ़ाया है, इसमें कुछ जोड़ा और घटाया है और इसे व्यवस्थित करने का काम किया है। जो अकाउंटेंट इस पुस्तक को पढ़ें, उनसे मेरा यही अनुरोध है कि वो अपने किताबी ज्ञान को एक तरफ रख दें और अपने दिमाग में रॉबर्ट के सिद्धांतों को घुस जाने दें। हालांकि उनमें से कई सिद्धांत पहली नज़र में गलत लगेंगे। अकाउंट्स के सिद्धांतों की बुनियादी बातों को चुनौती देते लगेंगे, परंतु ये याद रखें कि वो एक महत्वपूर्ण दृष्टि देते हैं कि किस तरह सच्चे निवेशक अपने निवेश के फैसलों पर विश्लेषण करते हैं। जब हम अपने बच्चों को स्कूल जाने, मेहनत से पढ़ने और अच्छी नौकरी पाने की सलाह देते हैं, तो ऐसा हम अक्सर सांस्कृतिक आदतों के कारण करते हैं। ऐसा करना हमेशा सही चीज़ मानी गई है। जब मैं रॉबर्ट से मिली तो उनके विचारों ने शुरू में तो मुझे चौंका दिया। 2 डैडियों के साथ पले बड़े रॉबर्ट के सामने 2 अलग अलग लक्ष्य होते थे। उनके पढ़े लिखे डैडी उन्हें कॉरपोरेशन में नौकरी करने की सलाह देते थे और उनके अमीर डैडी उन्हें कॉरपोरेशन का मालिक बनने की सलाह देते थे। दोनों ही कामों में शिक्षा की ज़रूरत थी, परंतु पढ़ाई के विषय में बिल्कुल अलग अलग थे। पढ़े लिखे डैडी रॉबर्ट को स्मार्ट बनने के लिए प्रोत्साहित करते थे और अमीर डैडी रॉबर्ट को ये जानने के लिए प्रोत्साहित करते थे कि किस तरह स्मार्ट लोगों की सेवाएं ली जाएं। 2 डैडियों के होने से कई समस्याएं भी पैदा हुईं। रॉबर्ट के असली डैडी हवाई राज्य में शिक्षा प्रमुख थे। जब रॉबर्ट 16 साल के हुए तो उन्हें इस बात की कोई खास चिंता नहीं सता रही थी कि अगर तुम्हें अच्छे नंबर नहीं मिलते हैं तो तुम्हें कोई अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। वो पहले से ही जानते थे कि उनके करियर का लक्ष्य था कॉरपोरेशन का मालिक बनना, न कि उसमें नौकरी करना। सच तो ये है कि अगर हाई स्कूल में समझदार और मेहनती परामर्शदाता नहीं मिला होता तो रॉबर्ट कभी कॉलेज भी नहीं गए होते। वो इस बात को मानते हैं। वो दौलत कमाने के लिए बेताब थे, परंतु वो आखिरकार मान ही गए कि कॉलेज की शिक्षा से भी उन्हें फ़ायदा हो सकता है। दरअसल इस पुस्तक में दिए गए विचार शायद बहुत से माता पिताओं को क्रांतिकारी और अतिशयोक्तिपूर्ण लगेंगे। कई लोगों को तो अपने बच्चों को स्कूल में रखने में ही काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही है, परंतु बदलते हुए समय को देखते हुए हमें नए और जोखिम भरे विचारों की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। अपने बच्चों को कर्मचारी बनने की सलाह देने का ये मतलब है कि हम उन्हें ज़िंदगी भर अपनी खून पसीने की कमाई से इनकम टैक्स और ना जाने कितने टैक्स चुकाने की सलाह देते हैं और इसके बाद भी पेंशन की कोई गारंटी नहीं होती। और सच ये है कि आज के ज़माने में टैक्स किसी व्यक्ति का सबसे बड़ा खर्च है। हकीकत में ज़्यादातर परिवार तो जनवरी से आधी मई तक सिर्फ अपने टैक्स को चुकाने के लिए ही सरकार की नौकरी करते हैं। आज नए विचारों की बहुत ज़रूरत है और ये पुस्तक हमें नए विचार देती है। रॉबर्ट का दावा है कि अमीर लोग अपने बच्चों को अलग तरह की शिक्षा देते हैं। वो अपने बच्चों को घर पर सिखाते हैं, डिनर टेबल पर। हो सकता है कि ये विचार वो ना हो जिन पर आप अपने बच्चों के साथ बातें करते हो, परंतु उन पर नज़र डालने के लिए धन्यवाद। और मैं आपको सलाह देती हूँ कि आप खोज करते रहें। एक माँ और एक सीपीए होने के नाते मैं तो यही सोचती हूँ कि अच्छे नंबर लाना और एक बढ़िया नौकरी पा लेना एक पुराना विचार है। हमें अपने बच्चों को नए तरह के विचार देने होंगे। हमें उन्हें अलग तरह की शिक्षा देनी होगी। शायद हम अपने बच्चों को ये सिखाएं कि अच्छे कर्मचारी होने के साथ साथ वो अपना खुद का निवेश कॉरपोरेशन भी खोल सकें। दोनों का ये तालमेल बढ़िया रहेगा। एक माँ होने के नाते मुझे उम्मीद है कि ये पुस्तक सभी पेरेंट्स के लिए फ़ायदेमंद होगी। रॉबर्ट लोगों को ये बताना चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर ठान ले तो अमीर बन सकता है। अगर आप एक माली या गेट कीपर हैं या पूरी तरह बेरोज़गार हैं, तो भी आप में खुद को और अपने परिवार के लोगों को धन संबंधी बातें सिखाने की काबिलियत है।
ये याद रखें कि धन संबंधी बुद्धि वो दिमागी तरीका है जिससे हम अपनी धन संबंधी समस्याओं को सुलझाते हैं। आज हम ऐसे विश्वव्यापी तकनीकी परिवर्तनों का सामना कर रहे हैं जिनका सामना हमने आज से पहले कभी नहीं किया। किसी के पास भी जादू की पुड़िया नहीं है, परंतु एक बात तो तय है, ऐसे परिवर्तन हमारे सामने आने वाले हैं जो हमारे यथार्थ से परे हैं। कौन जाने भविष्य हमारे लिए क्या लाता है, पर जो भी हो हमारे पास दो मूलभूत विकल्प मौजूद हैं। या तो हम सुरक्षा की राह पर चलें या फिर हम स्मार्ट बनकर खुद को धन संबंधी क्षेत्रों में शिक्षित करें और अपने बच्चों की धन संबंधी प्रतिभा को भी जागृत करें। शैरन लेक्टर। अध्याय 1, रिच डैड पुअर डैड। रॉबर्ट कियोसाकी के अनुसार, मेरे 2 डैडी थे, एक अमीर और दूसरे गरीब। एक बहुत पढ़े लिखे थे और समझदार थे, वो पीएचडी थे और उन्होंने अपने 4 साल के अंडर ग्रेजुएट कार्य को 2 साल से भी कम समय में कर लिया था। इसके बाद वो आगे पढ़ने के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो तथा नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी गए और ये सब उन्होंने अपनी पूरी तरह से स्कॉलरशिप के सहारे ही किया। मेरे दूसरे डैडी 8वीं से आगे नहीं पढ़े थे। दोनों ही अपने करियर में सफल थे। दोनों ने जिंदगी भर कड़ी मेहनत की थी। दोनों ने ही काफ़ी पैसा कमाया था, परंतु उनमें से एक पूरी ज़िंदगी पैसे के लिए परेशान होता रहा, दूसरा हवाई के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक बन गया। एक के मरने पर उसके परिवार, चर्च और ज़रूरतमंदों को करोड़ों डॉलर की दौलत मिली। दूसरा अपने पीछे कर्ज छोड़कर मरा। मेरे दोनों डैडी इरादे के पक्के, चमत्कारी और प्रभावशाली थे। दोनों ने मुझे सलाह दी, परंतु उनकी सलाह एक सी नहीं थी। दोनों ही शिक्षा पर बहुत जोर देते थे, परंतु उनके द्वारा सुझाए गए पढ़ाई के विषय अलग अलग थे। अगर मेरे पास केवल एक ही डैडी होते तो मैं या तो उनकी सलाह मान लेता या फिर उसे ठुकरा देता। क्योंकि सलाह देने वाले 2 थे, इसलिए मेरे पास 2 विरोधाभासी विचार थे, एक अमीर आदमी का और दूसरा गरीब आदमी का। किसी भी एक विचार को सीधे सीधे मान लेने या ना मानने के बजाय मैं उनकी सलाहों पर काफ़ी सोचा करता था, उनकी तुलना करता था और फिर खुद के लिए सही फैसला करता था। समस्या ये थी कि अमीर डैडी अभी अमीर नहीं थे और गरीब डैडी अभी गरीब नहीं थे। दोनों ही अपने करियर शुरू कर रहे थे और दोनों ही दौलत तथा परिवार के लिए मेहनत कर रहे थे, परंतु पैसे के बारे में दोनों के विचार और नज़रिए एकदम अलग थे। उदाहरण के तौर पर एक डैडी कहते थे पैसे का मोह ही सभी बुराइयों की जड़ है, जबकि दूसरे डैडी कहा करते थे पैसे की कमी ही सभी बुराइयों की जड़ है। जब मैं छोटा था तो मुझे दोनों डैडियों की अलग अलग सलाहों से दिक्कत होती थी। एक अच्छा बच्चा होने के नाते मैं दोनों की बातें सुनना चाहता था। परेशानी ये थी कि दोनों एक सी बातें नहीं करते थे। उनके विचारों में ज़मीन आसमान का फ़र्क था, खासकर पैसों के मामले में। मैं काफ़ी लंबे समय तक ये सोचा करता था कि उनमें से किसने क्या कहा और क्यों कहा और उसका परिणाम क्या होगा। मेरा बहुत सा समय सोच विचार में ही गुजर जाता था। मैं खुद से बार बार इस तरह के सवाल पूछा करता था, उन्होंने ऐसा क्यों कहा, और फिर दूसरे डैडी की कही हुई बातों के बारे में भी इसी तरह के सवाल पूछता। काश मैं ये बोल सकता, हाँ वो बिल्कुल सही है, मैं उनकी बातों से पूरी तरह सहमत हूँ, या ये कहकर मैं सीधे उनकी बात ठुकरा सकता, बुढ़े को ये नहीं पता कि वो क्या कह रहा है। क्योंकि दोनों ही मुझे प्यारे थे, इसलिए मुझे खुद के लिए सोचने पर मजबूर होना पड़ा। इस तरह सोचना मेरी आदत बन गई, जो आगे चलकर मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हुई। अगर मैं एक तरह से ही सोच पाता तो ये मेरे लिए इतना फ़ायदेमंद नहीं होता। धन दौलत का विषय स्कूल में नहीं बल्कि घर पर पढ़ाया जाता है। शायद इसीलिए अमीर लोग और ज़्यादा अमीर हो जाते हैं, जबकि गरीब लोग और ज़्यादा गरीब हो जाते हैं और मध्य वर्ग कर्ज में डूबा रहता है। हम में से ज़्यादातर लोग पैसे के बारे में अपने माता पिता से सीखते हैं। कोई गरीब पिता अपने बच्चे को पैसे के बारे में क्या सिखा सकता है? वो सिर्फ इतना ही कह सकता है कि स्कूल जाओ और मेहनत से पढ़ो। हो सकता है वो बच्चा अच्छे नंबरों से कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ले, फिर भी पैसे के मामले में उसकी मानसिकता और उसका सोचने का ढंग एक गरीब आदमी जैसा ही बना रहेगा। ये सब उसने तब सीखा था जब वो छोटा बच्चा था। धन का विषय स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता। स्कूल में शैक्षणिक और व्यावसायिक निपुणताओं पर ध्यान दिया जाता है, न कि धन संबंधी निपुणता पर। इससे ये साफ हो जाता है
कि जिन स्मार्ट बैंकर्स, डॉक्टर्स और अकाउंटेंट्स के स्कूल में अच्छे नंबर आते हैं वो ज़िंदगी भर पैसे के लिए संघर्ष क्यों करते हैं। हमारे देश पर जो भी कर्जा लदा हुआ है वो काफ़ी हद तक उन शिक्षित राजनेताओं और सरकारी अधिकारियों के कारण है जो आर्थिक नीतियाँ बनाते हैं। और मज़े की बात ये है कि वो धन के बारे में बहुत कम जानते हैं। मैं अक्सर नई सदी में आने वाली समस्याओं के बारे में सोचता हूँ। तब क्या होगा जब हमारे पास करोड़ों लोग होंगे जिन्हें आर्थिक और चिकित्सकीय मदद की ज़रूरत होगी। धन संबंधी मदद के लिए या तो वो अपने परिवारों पर या फिर सरकार पर निर्भर होंगे। क्या होगा जब मेडिकेयर और सोशल सिक्योरिटी के पास पैसा खत्म हो जाएगा। किस तरह कोई देश तरक्की कर पाएगा अगर पैसे के बारे में पढ़ाई की जिम्मेदारी माता पिता के ऊपर छोड़ दी जाएगी, जिनमें से ज़्यादातर गरीब हैं या गरीब होंगे। क्योंकि मेरे पास 2 प्रतिभाशाली डैडी थे, इसलिए मैंने दोनों से ही सीखा। मुझे दोनों की सलाह पर सोचना पड़ता था। इस तरह से सोचते सोचते मैंने ये भी जान लिया कि किसी व्यक्ति के विचार उसकी ज़िंदगी पर कितना ज़बरदस्त प्रभाव डाल सकते हैं। उदाहरण के तौर पर एक डैडी को ये कहने की आदत थी कि मैं इसे नहीं खरीद सकता, जबकि दूसरे डैडी इन शब्दों के इस्तेमाल से चिढ़ते थे। वो जोर देकर कहा करते थे कि मुझे इसके बजाय ये कहना चाहिए कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। पहला वाक्य नकारात्मक है और दूसरा वाक्य प्रश्नवाचक। एक में बात खत्म हो जाती है और दूसरे में आप सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। मेरे जल्द ही अमीर बनने वाले डैडी ने मुझे समझाया कि जब हम कहते हैं कि मैं इसे नहीं खरीद सकता तो हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। इसके बजाय जब हम ये सवाल पूछते हैं कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ तो हमारा दिमाग काम करने लगता है। उनका ये मतलब नहीं था कि आपका जिस चीज़ पर दिल आ जाए उसे खरीद ही लें। वो लगभग दीवानगी की हद तक अपने दिमाग को कसरत करवाना चाहते थे, क्योंकि उनके ख्याल से दिमाग दुनिया का सबसे ताकतवर कंप्यूटर है। मेरा दिमाग रोज़ाना तेज़ होता जाता है क्योंकि मैं इसकी कसरत करता रहता हूँ। ये जितना तेज़ होता है मैं इसकी मदद से उतना ही ज़्यादा पैसा कमा सकता हूँ। उनका मानना था कि मैं इसे नहीं खरीद सकता कहना दिमागी आलस की पहचान है। हालांकि दोनों ही डैडी अपने काम में कड़ी मेहनत करते थे, परंतु मैंने देखा कि पैसे के मामले में एक डैडी की आदत ये थी कि वो अपने दिमाग को सुला देते थे और दूसरे डैडी अपने दिमाग को लगातार कसरत करवाते रहते थे। इसका दीर्घकालीन परिणाम ये हुआ कि एक डैडी आर्थिक रूप से बहुत अमीर होते चले गए, जबकि दूसरे डैडी लगातार कमज़ोर होते गए। इसे इस तरह से समझें कि एक व्यक्ति हर रोज़ कसरत करने के लिए जिम जाता है, जबकि दूसरा व्यक्ति अपने सोफे पर बैठकर टीवी देखता रहता है। शरीर की सही कसरत से आप तंदुरुस्त हो सकते हैं और दिमाग की सही कसरत से आप अमीर हो सकते हैं। आलस्य से स्वास्थ्य और धन दोनों का नुकसान होता है। मेरे दोनों डैडियों की विचारधारा में ज़मीन आसमान का अंतर था। एक डैडी की सोच थी कि अमीरों को ज़्यादा टैक्स देना चाहिए ताकि बेचारे गरीबों को ज़्यादा फ़ायदा मिल सके, जबकि दूसरे डैडी कहते थे कि टैक्स उन लोगों को सज़ा देता है जो उत्पादन करते हैं और उन लोगों को इनाम देता है जो उत्पादन नहीं करते। एक डैडी सिखाते थे मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें किसी अच्छी कंपनी में नौकरी मिल जाए, जबकि दूसरे डैडी की सीख ये थी कि मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें किसी अच्छी कंपनी को खरीदने का मौका मिल जाए। एक डैडी कहते थे कि मैं इसलिए अमीर नहीं हूँ क्योंकि मुझे बाल बच्चों को पालना पड़ता है। दूसरे डैडी कहते थे कि मैं इसलिए अमीर बनना चाहता हूँ क्योंकि मुझे बाल बच्चों को पालना है। एक डैडी डिनर की टेबल पर हमें पैसे और बिजनेस के बारे में बात करने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करते थे, जबकि दूसरे डैडी भोजन करते समय पैसों की बात करने के लिए मना करते थे। एक का कहना था जहाँ पैसे का सवाल हो सुरक्षित कदम उठाओ, खतरा मत उठाओ। दूसरे का कहना था खतरों का सामना करना सीखो। एक का मानना था हमारा घर ही हमारा सबसे बड़ा निवेश और हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। दूसरे का मानना था मेरा घर मेरा दायित्व है, और अगर आपका घर आपकी नज़र में आपका सबसे बड़ा निवेश है तो आप गलत हैं। दोनों ही डैडी अपने समय बिल पर चुकाते थे, परंतु उनमें से एक सबसे पहले अपने बिल चुकाता था जबकि दूसरा सबसे आखिर में। एक डैडी का ये मानना था कि कंपनी या सरकार को आपका ध्यान रखना चाहिए और आपकी ज़रूरतों को पूरा करना चाहिए। वो हमेशा तनख्वाह में बढ़ोतरी, रिटायरमेंट योजनाओं, मेडिकल लाभ, बीमार की छुट्टी, छुट्टियों के दिन और बाकी सुविधाओं के बारे में चिंतित रहते थे। वो अपने 2 चाचाओं से बहुत प्रभावित थे जो सेना में चले गए थे, और 20 साल के सक्रिय जीवन के बाद उन्होंने अपने रिटायरमेंट और जीवन भर के आराम का इंतजाम कर लिया था। वो मेडिकल लाभ के विचार को पसंद करते थे
और सेना द्वारा अपने रिटायर्ड कर्मचारियों को दी जा रही सुविधाओं की भी तारीफ करते थे। उन्हें विश्वविद्यालय का टेन्योर सिस्टम भी काफ़ी पसंद आता था। कई बार नौकरी से आजीवन मिल रही सुरक्षा और नौकरी के लाभ नौकरी से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। वो अक्सर ये कहते थे, मैंने सरकार के लिए बहुत मेहनत से काम किया है, इसलिए बदले में मुझे ये लाभ मिलने चाहिए। दूसरे डैडी पूरी तरह से आर्थिक स्वावलंबन में विश्वास करते थे। वो सुविधाभोगी मानसिकता के विरोधी थे। वो ये मानते थे कि इस तरह की मानसिकता लोगों को कमज़ोर और आर्थिक रूप से ज़रूरतमंद बनाती है। उनका दृढ़ विश्वास था कि आदमी को आर्थिक रूप से सक्षम होना चाहिए। एक डैडी कुछ डॉलर बचाने के लिए परेशान रहे। दूसरे डैडी एक के बाद एक निवेश करते रहे। एक डैडी ने मुझे बताया कि अच्छी नौकरी तलाशने के लिए एक अच्छा सा बायोडाटा कैसे लिखा जाए। दूसरे ने मुझे ये सिखाया कि कैसे मजबूत व्यावसायिक और वित्तीय योजनाएं लिखी जाएं, जिससे मैं नौकरियां दे सकूं। दो प्रभावशाली डैडियों के साथ रहने के कारण मुझे ये विश्लेषण करने का मौका मिला कि उनके विचारों का उनके जीवन पर कितना प्रभाव हो रहा है। मैंने पाया कि दरअसल लोग अपने विचारों से ही अपने जीवन को दिशा देते हैं। उदाहरण के तौर पर मेरे गरीब डैडी हमेशा कहा करते थे कि मैं कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा, और उनकी ये भविष्यवाणी सही साबित हुई। दूसरी तरफ मेरे अमीर डैडी हमेशा खुद को अमीर समझते थे। वो इस तरह की बातें करते थे, मैं अमीर हूँ, अमीर लोग ऐसा नहीं करते। एक बड़े आर्थिक झटके के बाद जब वो दिवालियापन की कगार पर थे, तब भी वो खुद को अमीर आदमी ही कहते रहे। वो अपने समर्थन में ये कहते थे, गरीब होने और पैसा ना होने में फ़र्क होता है। पैसा पास में ना होना अस्थायी होता है, जबकि गरीबी स्थायी है। मेरे गरीब डैडी ये भी कहते थे कि मेरी पैसे में कोई रुचि नहीं है या पैसा महत्वपूर्ण नहीं है। और मेरे अमीर डैडी हमेशा कहते थे कि पैसे में बहुत ताकत है। हो सकता है हमारे विचारों की ताकत को कभी भी मापा ना जा सके या फिर उन्हें पूरी तरह से समझा ना जा सके। फिर भी बचपन में ही मैं ये समझ गया था कि हमें अपने विचारों पर ध्यान देना चाहिए और अपनी अभिव्यक्ति पर भी। मैंने देखा कि मेरे गरीब डैडी इसलिए गरीब नहीं थे क्योंकि वो कम कमाते थे, बल्कि वो इसलिए गरीब थे क्योंकि उनके काम और विचार गरीबों की तरह थे। दो डैडी होने के कारण बचपन से ही मैं इस बारे में बहुत सावधान हो चला था कि मैं किस तरह की विचारधारा अपनाऊं। मैं किसकी बात मानूं, अपने अमीर डैडी की या गरीब डैडी की। हालांकि दोनों ही शिक्षा और ज्ञान को बहुत महत्वपूर्ण मानते थे, परंतु क्या सीखा जाए, इस बारे में दोनों की राय अलग अलग थी। एक चाहते थे कि मैं पढ़ाई में कड़ी मेहनत करूं, डिग्री लूं और पैसे कमाने के लिए अच्छी सी नौकरी ढूंढ लूं। वो चाहते थे कि मैं एक पेशेवर अधिकारी, वकील या अकाउंटेंट बन जाऊं या MBA कर लूं। दूसरे डैडी मुझे प्रोत्साहित करते थे कि मैं अमीर बनने का रहस्य सीख लूं, ये समझ लूं कि पैसा किस तरह काम करता है और ये जान लूं कि इससे अपने लिए कैसे काम लिया जाता है। मैं पैसे के लिए काम नहीं करता, इन शब्दों को वो बार बार दोहराया करते थे। पैसा मेरे लिए काम करता है। 9 वर्ष की उम्र में मैंने ये फैसला किया कि पैसे के बारे में मैं अपने अमीर डैडी की बात सुनूंगा और उनसे सीखूंगा। ये फैसला करने का मतलब था अपने गरीब डैडी की बातों पर ध्यान ना देना। हालांकि उनके पास कॉलेज की बहुत सी डिग्रियां थीं जो मेरे अमीर डैडी के पास नहीं थीं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का सबक। रॉबर्ट फ्रॉस्ट मेरे पसंदीदा कवि हैं। हालांकि मुझे उनकी बहुत सी कविताएं पसंद हैं, परंतु द रोड नॉट टेकन मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। मैं इसकी शिक्षा का इस्तेमाल हर रोज़ करता हूँ। द रोड नॉट टेकन, वो राह जिसे चुना नहीं गया। पीले जंगल में 2 राहें बंटती थीं और अफसोस कि मुझे एक को चुनना था, और मैं अकेला पथिक खड़ा रहा देर तक, ये देखते हुए कि ये राह कहाँ तक जाती है, झुरमुटों के मुड़ने से पहले। फिर मैंने दूसरी राह चुनी, उतनी ही सुंदर और शायद बेहतर भी, क्योंकि यहाँ घास ज़्यादा थी और कम लोग गुजरे थे। हालांकि लोगों के गुजरने से यहाँ भी उतना ही नुकसान हुआ था और दोनों ही उस सुबह बराबर थी। पत्तियों पर काले कदम नहीं थे और मैंने पहली को अगले दिन के लिए रखा, ये जानते हुए कि किस तरह रास्ते निकलते हैं। मुझे शक था कि मैं कभी लौटूंगा। मैं आह भरकर ये कहूँगा, आज से सदियों बाद शायद। एक जंगल में 2 राहें बंटती थी और मैंने कम चली हुई राह को चुना, और इसी बात से फर्क पड़ा। रॉबर्ट फ्रॉस्ट, 1916। बहुत समय गुजर चुका है, पर मैं अब भी अक्सर रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविताओं पर चिंतन करता रहता हूँ। पैसे के बारे में अपने पढ़े लिखे डैडी की सलाह और नज़रिए को ना चुनने का मेरा फैसला दुखद था, परंतु ये एक ऐसा फैसला था जिसने मेरी ज़िंदगी की दिशा तय कर दी।
एक बार मैंने ये फैसला कर लिया कि मुझे किसकी बात सुननी है, तो उसके बाद मेरी धन संबंधी शिक्षा शुरू हो गई। मेरे अमीर डैडी ने मुझे 30 साल से भी ज़्यादा समय तक सिखाया, जब तक कि मेरी उम्र 39 साल नहीं हो गई, और इसके बाद उन्होंने सिखाना बंद कर दिया। उन्होंने ये देख लिया था कि मैं वो सब समझ चुका हूँ जो वो मेरी मोटी बुद्धि में भरने की कोशिश कर रहे थे। पैसा एक तरह की ताकत है, परंतु इससे भी बड़ी ताकत है वित्तीय शिक्षा। पैसा तो आता और जाता रहता है, परंतु अगर आप ये जानते हैं कि पैसा किस तरह से काम करता है, तो आप ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं और आप दौलत कमाना शुरू कर सकते हैं। केवल सकारात्मक चिंतन से ही समस्या हल नहीं हो सकती, क्योंकि ज़्यादातर लोग स्कूल में पढ़ते हैं और वहाँ वो कभी ये नहीं सीख पाते कि पैसा किस तरह से काम करता है, इसलिए वो पैसे के लिए काम करने में अपनी सारी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। मेरी शिक्षा जब शुरू हुई थी तब मैं केवल 9 साल का था, और इसी कारण मेरे अमीर डैडी ने मुझे जो पाठ पढ़ाए थे वो बहुत आसान थे, और सारी बातों को छोड़कर विचार किया जाए तो उन्होंने मुझे 30 सालों तक कुल 6 महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाए। यह पुस्तक उन्हीं 6 पाठों के बारे में है, और इसे भी उतना ही आसान बनाने की कोशिश की गई है जितना कि मेरे अमीर डैडी ने इन्हें मेरे लिए आसान बनाया था। ये पाठ आपके लिए जवाब की तरह नहीं लिखे गए हैं, बल्कि मार्गदर्शक की तरह लिखे गए हैं। ऐसे मार्गदर्शक जो ज़्यादा अमीर बनने में आपकी और आपके बच्चों की मदद करेंगे, चाहे बदलती हुई इस अनिश्चित दुनिया में कुछ भी होता रहे। सबक 1, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते।